Next practical in our practical course is production of organic acids. So first introduction. Basically, organic acids are widely applied in many industries because of its versatile use as monomer and starting material for food supplements. तो इसकी इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी एप्लीकेशंस हैं for food supplements, bio-based material, and biodegradable polymers. Those can be useful as chelating agents, जो कि metals को bind करते हैं. So these bind metals because of providing both protons and organic anions and become a key group among building block chemicals. तो इनको जो है चिलेटिंग एजेंट्स के इसकी वजह क्या है कि इनके अंदर बोथ प्रोटॉन्स एंड ऑर्गेनिक एनायंस ये प्रोवाइड करते हैं और केमिकल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल प्रोसेसेस. तो कुछ जो हैं वो प्रीवियसली काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं इनको नेचुरल सोर्सेज से भी देखा जाता था. तो इनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी कम होने की वजह से या इनकी डिप्लीशन की वजह से हमें माइक्रोबियल सोर्सेज के जरिए ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पेश आई. मोस्ट ऑफ देम आर नेचुरल प्रोडक्ट्स और इंटरमीडिएट्स. इनमें से कुछ नेचुरली प्रोडक्ट्स हैं और कुछ जो है वो इंटरमीडिएट हैं इन मेजर मेटाबोलाइट पाथवेज ऑफ माइक्रोब्स. क्योंकि जो जब माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में जो पायरोवेट बनती है तो यही पायरोवेट फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में जो है अगर वो उसमें चली जाए उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती है. जैसे सिज़ेकोनिटेट है तो उस पर एंजाइम एक्ट करके उसको आइटाकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है जिसकी आगे फर्दर एप्लीकेशंस हैं. इसी तरह से सिट्रेट है या सिट्रिक एसिड है तो ये डिफरेंट सिट्रिक एसिड साइकिल की प्रोडक्ट्स हैं. The use of bio-based processes for the organic acid production can replace petroleum-based. तो जैसे पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं तो पेट्रोलियम एक नेचुरल फॉसल फ्यूल्स है तो नेचुरल फॉसल फ्यूल्स की डिप्लीशन की वजह से हमें इन माइक्रोबियल सोर्सेज के या अदर सोर्सेज की तरफ देखना पड़ता है जिसमें ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन थ्रू फर्मेंटेशन. ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस एंड रिडक्शन ऑफ फॉसल फ्यूल रिसोर्सेज. तो क्रूड ऑयल प्राइस की कीमतें बढ़ रही हैं और साथ साथ फॉसल फ्यूल इंक्रीज हो रहे हैं. ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स आर बिकमिंग कॉस्टली. It leads some manufacturers to find new methods which can utilize inexpensive and renewable feedstocks. The lactic acid bacteria or labs are popular bacteria in producing organic acids such as lactate or lactic acid, acetate, acetic acid, formate, formic acid, succinate, succinic acid, and citrate or citric acid. The lab or lactic acid bacteria is gram-positive microorganism that produce lactic acid as a major fermentation product. It is called homofermentative if lactic acid is yielded as a single fermentation product, and the other is called heterofermentative if ethanol and carbon dioxide are mainly produced as byproducts. So microorganisms are basically of two types on the basis of their production of particular products like homofermentative which produce a single type of product. अगर कोई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होमोफर्मेंटेटिव है तो सिर्फ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा. लेकिन अगर वो हेटरोफर्मेंटेटिव है तो पॉसिबिलिटी है कि उसके साथ एथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो. शुगर इज द प्रेफर्ड सबस्ट्रेट ऑफ द हेटरोफर्मेंटेटिव लैब्स. However, the homofermentative lab can ferment, exhaust and produce lactic acid by the reaction of glycolysis and lactate dehydrogenase. तो जो होमोफर्मेंटेटिव लैब हैं वो हेक्सोस उसको फर्मेंट कर सकते हैं 6 कार्बन शुगर को और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि लैक्टिक एसिड बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन और जो लैक्टिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में
Catabolism of lactic acid bacteria plays an important role to determine the fermentation products formed. तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिस किस्म की भी कैटाबॉलिज्म करते हैं वो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स के, जिस तरह से हमने हेट्रोफर्मेंटेटिव या होमोफर्मेंटेटिव को देखा इसी तरह से वो और किस किस्म की कैटाबॉलिज्म करते हैं. At limiting catabolism, mixed acid fermentation with formate, lactic acid, ethanol and acetate as the product is generated, whereas catabolism with high glycolytic flux, homofermentative metabolism with lactic acid as the sole product is produced. Under slow growth condition and low glycolytic flux rates, the homofermentative lab change to mixed acid fermentation. Development of microbial processes for organic acid production by employing lab has been studied by many researchers. Lactate and succinate are currently produced at commercial level. Further research is required to scale up the other organic acid from laboratory to commercial scale processes. Succinate, acetate and formate can be produced by lab through citrate metabolism. There are at least two different mechanisms of citrate utilization in the lab. First, citrate conversion to succinate by reducing oxaloacetate using the enzyme malate dehydrogenase, fumarate reductase and fumarase. Second, citrate conversion to acetate and formate via pyruvate. The analysis of organic acids in fermentative product is necessary in order to find potential lactic acid bacteria. तो इस जो इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली और भी ऑर्गेनिक एसिड जो हैं उसको भी इसी तरह से रिलेट कर सकते हैं, वो किस ग्लाइकोलिसिस के या सिट्रिक एसिड साइकिल किस स्टेप पे वो बनते हैं और फर्दर उनके लिए क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स या कौन सा उस पर प्रोसेस हो तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती हैं. ये बेसिकली एक रिसर्च कैरी की गई है, उसका मेथड यहाँ पे बताया जा रहा है. उसके लिए जो मटेरियल्स एंड मेथड्स हैं, फर्स्ट वन इज मीडिया, बिकॉज वी नीड मीडिया टू प्रोड्यूस टू ग्रो द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. जैसे हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म की कल्चरल टेक्निक्स को देखा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को कैसे कल्चर किया जा सकता है, तो उसके लिए फिर डेफिनेटली मीडियम रिक्वायर्ड होगा. तो बाज़ फाइव मीडियम से ही जो है वो आइसोलेट किया जा सकता है, बाज़ का मोर देन वन मीडियम इज रिक्वायर्ड. The medium used for stock culture was D-Man, Rugosa and Sharp, which is called as MRS agar, और उसका जो complete name है that is D-Man, Rugosa and Sharp agar containing gram per liter. इसके जो है वो MRS agar जो होगा उसके ऊपर डिब्बे के ऊपर कंपोजिशन दी गई होगी. इसके वैसे यहाँ पे कुछ मटीरियल दिया गया जैसे एंजाइमेटिक डाइजेस्ट ऑफ कैजीन 10.0 ग्राम पर लीटर, मीट एक्सट्रैक्ट 10.0. तो मीडिया जो है वो बनाया भी मिल जाता है किसी कंपनी, कोई कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है, या बाज़ बार आप इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए आप उससे भी बना सकते हैं. कि हम अक्सर जो है वो लेबॉर्ट्री में हम इंग्रेडिएंट्स को रखते हैं ताकि किसी भी टाइम पे हमें कोई भी मीडिया रिक्वायर्ड हो तो हम मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक नया मीडिया बना सकते हैं. तो मीट एक्सट्रैक्ट 10.0 ग्राम पर लीटर है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट 4.0, डी ग्लूकोज है 20.0 ग्राम पर लीटर, डाई पोटाशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है 2 ग्राम पर लीटर, ट्विन 80, ये ट्विन 80 भी यूज़ किया जाता है जिसको एंटी फोमिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है कि फोम फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है मीडिया के अंदर. दैट इज़ 1.0 ग्राम पर लीटर, डाइमोनियम हाइड्रोजन सिट्रेट 2 ग्राम पर लीटर, सोडियम एसीटेट 5 ग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 0.2 ग्राम पर लीटर, मैंगनीज सल्फेट मोनोहाइड्रेट 0.04 ग्राम पर लीटर एंड एगर 14.0 ग्राम पर लीटर. The liquid medium used for inoculums and fermentation was MRS broth. तो क्योंकि
हमने जो है वो ग्रोथ लेनी है इसमें, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रॉथ मीडियम को यूज़ करेंगे फॉर इनाकुलम्स एंड फर्मेंटेशन। तो इसके अंदर हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा के उनसे उनकी ग्रोथ जो है वो ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स। फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइसोलेटेड इन द लेबोरेटरी। सेम आइसोलेशन प्रोसीजर जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। ए टोटल ऑफ 4 selected lab isolates are used in this work. Those were given labels as Lab 100, Lab 120, Lab 690 and Lab 761. The strains were stocked on MRS एगर प्लेट। तो आप जो है फर्स्ट टाइम उनको एगर प्लेट के ऊपर ग्रो करवाएंगे, या आपने जब उनकी पैलेट्स बनानी होंगी तो उनको ब्रॉथ के अंदर ग्रो करवाएंगे। Then inoculum preparation, a single colony from each lab isolate on MRS एगर। जैसा कि हमारे पास जो कॉलोनीज आती हैं वो MRS एगर पे आएंगी, और जो हमने पैलेट या ग्रोथ उसकी करवानी है वो ब्रॉथ के अंदर आएगी। This was selected and inoculum in 15 ml MRS broth medium. The inoculums were aerotically incubated. उसको ऑक्सीजन की ब्यूटी में ग्रो करवाया गया है 37 डिग्री सेल्सियस एंड शेकन एट 150 आरपीएम फॉर 24 आवर्स। उसको स्लो स्पीड पे घुमाया जाता है ताकि उसके अंदर ग्रोथ हो सके। Fermentation process. The fermentation process was carried out in a screw cap test tube containing 5 ml of fermentative medium and inoculated with 5% of the inoculum. The temperature of fermentation was set at 37 degrees Celsius and constant agitation of 150 rpm for 5 days. तो इसमें जो है fermentation process जो broth के अंदर करवाया गया। Sample preparation, all the experiments were carried out in replicates. The lab culture 3 दफ़ा इसको परफॉर्म किया गया। The lab culture MRS media was prepared at the sample. The sampling process was performed by withdrawing each test tube periodically at an interval of 24 hours for 5 days of fermentation. Each sample was centrifuged at 10 RPM temperature 40 degrees Celsius for 20 minutes. This is 10,000 RPM. The supernatant was then used for HPLC analysis. A 400 microliter of supernatant was filtered to the syringeless filter. Wattman pore size 0.45 micrometer. तो अगर इस सारे को कंक्लूड किया जाए तो बेसिकली सबसे पहले मीडिया के ऊपर स्पेसिफिक स्ट्रेन्स को ग्रो करवाया। सबसे पहले मीडिया प्रिपेयर किया गया जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स डाले गए। फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ करने थे उसका आपके पास अगर आइसोलेटेड कल्चर पड़ा है या आपने आइसोलेट करना है तो आपको आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं। फिर आप इन अपलोड को रिपेयर करते हैं जो कि आप एगर प्लेट्स के ऊपर जब आप इन प्रिजर्व कल्चर को जो कि आपके पास माइक्रोवेव एरिया थे उसको आप लेकर पिक करते हैं या उसको आप MRS एगर के ऊपर ग्रो करवाते हैं, तो वहाँ से आप इनाकुलम को रिपेयर कर सकते हैं। उस इनाकुलम को आप रिपेयर करने के बाद आप 5 ml मीडियम के अंदर उसको फर्मेंट करवाते हैं और उसकी पर्टिकुलर परसेंटेज यूज़ करते हैं, जैसे 5% इनाकुलम है। तो फिर उसके बाद आप जो है इसको फर्मेंटेशन के लिए टाइम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस पे 150 आरपीएम से 5 डेज टाइम देंगे। फिर आप उस लिक्विड मीडियम में से कुछ पोर्शन लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसको यूज़ किया गया 400 माइक्रोलीटर जो है वो सुपरनेटेंट दिया गया। मीडियम को पहले सेंट्रीफ्यूज किया गया 10,000 आरपीएम से 40 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए। इससे क्या होगा इतनी हाई स्पीड पे उसमें से सुपरनेटेंट लैदा हो गया, उसमें से जो सॉलिड है नीचे बैठ जाएगा। तो फिर आप क्या करते हैं कि उसको HPLC की पॉजिटिव वेरी सेंसिटिव उसके अंदर जो कॉलम्स यूज होते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, तो इसको जो है HPLC बेसिकली हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दैट इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस्ड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, जिसके अंदर मटेरियल जो है आप जिसको एनालाइज करना चाह रहे हैं उसको कॉलम में से गुजारा जाता है, साथ एक मोबाइल पेज होती है, एथनॉल हो सकती है, वाटर है, कॉम्बिनेशन हो सकता है या और भी बहुत सारी मोबाइल पेज हैं। तो उसके साथ इसको HPLC सिस्टम में गुजारा जाता है। इसके अंदर वेरी मिन्यूट क्वांटिटी ऑफ दिस सुपरनेटेंट इज यूज्ड, जैसे यहाँ पे 400 माइक्रोलीटर बताया गया है, तो उसको फिल्टर पेपर जो कि 0.45 माइक्रोमीटर का उसके लिए फिल्टर करने के बाद इसमें से कॉलम में से गुजारा जाता है, HPLC सिस्टम पे रन किया जाता है, जो कि हमें
डिटेक्टर के ऊपर उसकी क्वांटिटी और इसकी प्रेजेंस की ऑप्शन को शो करते हैं। सबसे पहले वो डिटेक्टर के ऊपर देखा जाता है कि वो कंपाउंड है कि नहीं, फिर उसके बाद उसकी ये खास पीक बनती है जो कि उसको क्वांटिटी को शो करती है। तो इस तरह से इसको पर्टिकुलर कंपाउंड को डिटेक्ट किया जा सकता है। HPLC की एक और प्रॉपर्टी है कि HPLC के ऊपर सबसे पहले स्टैंडर्ड को आप लैक्टिक एसिड के स्टैंडर्ड को रन करेंगे, तो फिर उसके बाद आप उसकी एक जो पीक है वो देखेंगे कि जो उसका ग्राफ बनता है वो स्पेसिफिक टाइम पे बनेगा और उसकी एक खास क्वांटिटी होगी। फिर उसके कंपेरिजन के साथ हम अपने जो सैंपल है उसको रन करते हैं। तो जब सैंपल को रन करेंगे तो वो उसी टाइम पे जाके एक पीक शो करेगा। हम स्टैंडर्ड की नॉन कंसंट्रेशन से और अपने सैंपल की जो कंसंट्रेशन जो हमने सैंपल रन किया उसकी क्वांटिटी में जो कंसंट्रेशन है लैक्टिक एसिड की, हम उनको कंपेरिजन से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो लैक्टिक एसिड है उसकी कितनी क्वांटिटी आई है और हमारी जो प्रोसेस है इसकी एफिशिएंसी क्या है, हमारे पास माइक्रोबियम की एफिशिएंसी क्या है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है। सो दिस इज फॉर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन और जनरली फॉर ऑर्गेनिक एसिड।